तो बछड़ा फार्मिंग में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें लेबर इश्यूज़ नहीं है, लेबर का कोई ज़्यादा काम नहीं है। आपने अगर 50 बच्चे रखे हैं तो एक आपका मजदूर, एक आपका आदमी एक उस पर काम कर सकता है। तो 3 माह के बाद 18 से 20 हज़ार रुपया आपको फी बछड़ा प्रॉफिट देगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, फराजाबाद की जानब से खुशामदीद। अच्छे फार्म्स और तजर्बाकार फार्मर्स के तजर्बा से इस्तेफादा हासिल करने की खोज में इस वक्त ओकाड़ा शहर के एक बछड़ा फार्म पर मौजूद हूँ। आज की इस वीडियो में राव साहब की बछड़ा फार्मिंग के मतलब लर्निंग आपको बछड़ा फार्मिंग के मतलब मुकम्मल एजुकेट कर देगी और इंशाअल्लाह अज़्वजल आप फायदा जरूर हासिल करेंगे। बछड़ा फार्मिंग के मतलब तमाम तर तफसीलात हासिल करने की खातिर इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पार्ट 1। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब का नाम? राव इमरान शौकत, 40 थरियार, जिला तहसील जिला ओकाड़ा। माशाल्लाह। राव साहब आप कितने अरसा से बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं? बछड़ा फार्मिंग तकरीबन 3 माह पूरे हो गया बछड़ा फार्मिंग करते हुए। उससे पहले मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, इसके अलावा कुछ फार्म विज़िट किए थे, तो उनसे कुछ सीखते हुए मैंने फिर बच्चे रखे। तो बच्चों के मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी ली थी, इनकी खुराक के मतलब, इनकी लेने के मतलब। तो तकरीबन 3 माह हुए असल मुझे लिए हुए, और 2-3 माह पहले कोई तजर्बा लिया था, कोई पता किया था बच्चे कैसे लेने हैं, किधर से लेने हैं। माशाल्लाह, यानी कि आपने पूरा एक पहले होमवर्क किया, इसके बाद अब आप माशाल्लाह प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जी जी। तो अभी ये जो आपके बछड़े हैं ये तैयार हैं? जी, ये बछड़े बिल्कुल तैयार हैं। 2-3 दिन 4 दिन के अंदर स्लाटर हाउस चले जाएंगे, तो स्लाटर हाउस के लिए तैयार है माशाल्लाह। तो अगर हमारे नाजरीन में से कोई आपसे बछड़े खरीदना चाहता है तो वो भी आपसे रब्ता कर सकता है? जी बिल्कुल, मुझसे खरीद सकते हैं। तो ये बछड़े बिल्कुल तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़रीदना चाहें तो मुझे फ़ोन नंबर मेरा ले लें, तो मुझे रब्ता कर लें तो उनको दे सकते हैं मुझे। जी सर, आपका मोबाइल नंबर अभी से बोल दें, मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा। यू का नंबर है 0333 6225 और टेलीनॉर का नंबर है 0305 64 37 588। अच्छा सर, ये बताएं आपको बछड़ा फार्मिंग का ख्याल किस तरह आया? असल में बात यह है कि मैं पहले डेयरी फार्म का काम करता था। मैंने अपनी भैंसें रखी हुई थी और गायें वगैरह रखी हुई थी, तो दूध का काम करता था। तो मुझे शौक़ था भैंसें रखने का और गायें रखने का। तो ये बछड़ा फार्मिंग में असल वजह यह है कि मैंने बछड़ा फार्मिंग कुछ आपकी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं और कुछ इधर सर्वे किया मैंने। तो बछड़ा फार्मिंग में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें लेबर इश्यूज़ नहीं है, लेबर का कोई ज़्यादा काम नहीं है। आपने अगर 50 बच्चे रखे हैं तो एक आपका मजदूर, एक आपका आदमी एक उस पर काम कर सकता है। इसमें आप सूखी तूड़ी पैक डाल दें, आप सैलेड डाल दें, आप 1 किलो अगर सैलेड डालेंगे 1 किलो बंडा डालेंगे, सैलेड डाल दें और खुला छोड़ दें इनको, और पानी खुला होगा, सब कुछ खुला, और 2 टाइम सिर्फ इनको सफाई के लिए इनके फोड़ा मारना है आपने। इसके लेबर का इशू नहीं है इसमें ज़्यादा। यानी कि जो फार्मिंग ज्यादातर यही इशू आता है कि लेबर का मसला है। जी जी। तो आपने उस वजह से वो डेयरी फार्मिंग को खत्म करके ये बछड़ा फार्मिंग? नहीं, डेयरी फार्म को खत्म नहीं किया, वो भी साथ काम चल रहा है। अच्छा, वो उसको कम कर दिया? जी जी। उसमें मेन मसला है कि उनको सब्ज चारा डालना होता है, उनकी कटाई करनी होती है, उनका पुतरा करना होता है, उनको नहलाना होता है, उनका चोना होता है, उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे का काम है। तो लेबर जो सी 24 घंटे काम करने से कुतराती है, और क्योंकि हर आदमी कुछ अपना रेस्ट भी करना चाहता है, तो उसमें जो प्रॉपर काम है ना वो लेबर के लिए बड़े इश्यूज हैं। इसमें यह है कि आपने सुबह आए, इसको सैलेड डाल दें, तूड़ी डाल दें, और आप सफाई कर दें, 5 घंटे आप रेस्ट करें, 6 घंटे रेस्ट करें और बना डाल दें, फिर 5-6 घंटे के बाद आएँ फिर कर लें। इसमें सबसे लेबर का इश्यूज नहीं है ज़्यादा। अच्छा माशाल्लाह सर, आपने इस पे पहले होमवर्क भी किया, अब माशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल भी हो चुका है। जी जी। हम चाहे वीडियो लंबी हो जाए, स्टेप बाय स्टेप पहले खरीदारी के मतलब आपने बताना है, फिर इनकी तैयारी, इनकी डिवर्मिंग, बीमारियों का इलाज, इनकी जो फरोहत है, और आखिर में एक नतीजा कंक्लूजन हासिल करना है कि इसमें क्या प्रॉफिट है, क्या नफा, क्या नुकसान है। सबसे पहले आप इनकी खरीदारी के मतलब बताएं। सबसे पहले ये कि मैं बच्चे ख़रीदने से पहले मैं 2-3 फार्म विज़िट किए थे, दोस्तों को भी विज़िट किया, उनसे मुलाकातें की, यार बच्चा कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हमारे से हुई।
तो मैं ये अपने नए व्यूवर्स जो देखने वाले हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई बछड़ा ले फार्मिंग शुरू करना चाहता है, स्टार्ट लेना चाहता है, वो 15 से 20 बछड़ों से स्टार्ट करे। बछड़ा जो भी बच्चा लेना है आपने, वो साहिवाल में लेना है, साहिवाल क्रॉस में लेना है और चोलस्तानी लेना है, पहली बात। दूसरी बात ये है, बच्चा जो भी आप लेना है 240 केजी से ऊपर वाला लेना है। आपने 200 केजी 40 वाला केजी से नीचे वाला बच्चा नहीं लेना। अगर आप जो बच्चा नीचे वाला लेंगे वो ग्रोथ कम करता है। जब वो ग्रोथ कम करेगा तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपका वंडा आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। हमने बच्चों को जो लेकर आना है वो ग्रोथ के लिए लेकर नहीं आना, गोश्त के लिए लेकर आना है। हमने गोश्त को स्लाटर हाउस में देना है, हमने गोश्त के पैसे लेने हैं। क्योंकि कुछ गलत फहमियाँ लोगों ने पैदा की हुई ज़हन में कि बच्चा छोटा ले लें खर्चा कम होगा। नहीं, खर्चा कम नहीं होगा, आपका खर्चा ज़्यादा होगा, वो ग्रोथ करेगा, आपका गोश्त नहीं बढ़ाएगा। एक बच्चा पूरा बना बनाया लेंगे, उसके ऊपर गोश्त आएगा। जब गोश्त पूरा आएगा तो वो आपके पैसे बनेंगे, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। जो चीज़ें ये, और दूसरी बात, जब भी अपने बच्चा लेना है, बच्चा लेने के ज़्यादा ये चीज़ें आपने नोट करनी है। बच्चा साहिवाल क्रॉस में हो, साहिवाल में हो, चोलस्तानी हो। बच्चा जो भी लेना, जो उसकी धुन्नी वाली जगह वो ढीली हो, जिल्द उसकी जो ऊपरली चमड़ी है वो ढीली हो, और जो उसके कोशिश करें सिंग, इसके जो ऊपर सिंग है वो हो भी तो कोई बात नहीं ऐसी। तो आपने उसकी झालर ज़्यादा बड़ी हो, और जो उसकी गुहान है ये वाली चीज़ जी, ये जो चीज़ है ना, ये इतनी और मुनासिब है, ठीक है ये इतनी। और इस किस्म के बच्चे ये भी ठीक है, गोल मटोल हो, लेकिन आपने 240 केजी वाला बच्चा लेना है। आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना जो हमारे, क्योंकि स्लाटर हाउस की डिमांड है कि 240 से लेके वो 300 केजी तक ऊपर भी बच्चे ले लेते हैं। जब आप 240 केजी से ऊपर बच्चा लेंगे, जितना आपके गोश्त बढ़ेगा उतने आपके रेट बढ़ेंगे। रेट का मतलब ये कि जो 240 से नीचे होंगे वेट के, वो आपके स्लाटर हाउस वाले 230 के भी लेंगे, 430 के भी लेंगे गोश्त के। तो जैसे आपका वजन बढ़ेगा, गोश्त का वजन बढ़ेगा, तो वैसे वैसे उनका रेट भी बढ़ता जाएगा, और आपको वो कैरेज भी देंगे, बछड़ा उतना ही खूबसूरत बनेगा। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा जब आप मंडी से इनको परचेज करते हैं, जी, उस वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और मंडी से किस तरह इनको खरीदा जाता है? अच्छा, बात मंडी की आपने की है। मंडी कोई भी हो, आपको खरीदारी करने का तरीका होना चाहिए। आपने अपने ज़हन में 2-3 चीज़ें बिठा लेनी है। आपने जो बच्चे लेने हैं वो साहिवाल क्रॉस, साहिवाल चोलस्तानी, ठीक है। बच्चे जो मैंने आपने पहले बताया है, इस किस्म के बच्चे आपने लेने हैं, खुले हड्ड पैरों के भी हों, ठीक है, ढीली चमड़ी वाले हों, झालर वाले हों, जो उनकी ये धुन्नी वाली जगह ये ढीली हो, और कोहान जो ये वाली है इनकी बड़ी हो, और उनका जो सर है और आँख का जो फ़र्क है वो ज़्यादा होना चाहिए, हड्ड पैर खुले होने चाहिए। ये देखें, ये वाला बच्चा जो है, ये वाला, ये अच्छा बच्चा है। ऐसे बच्चे वो आगे भी बच्चे हैं। तो ये जो चीज़ें नोट करने वाली हैं, आप मंडी कोई भी चले जाएं, आपने मंडी से जाकर जो ख़रीदारी करनी है ना, वो अपने ज़हन और दिमाग से करनी है। अगर आपको, हाँ, ये भी बच्चा देखें जी, ये वाला बच्चा, ये बच्चा भी बहुत अच्छा है जी, ये जो, और वो वाला बच्चा भी ठीक है जी, माशाल्लाह। जानवर आपके सारे सेहतमंद हैं? जी जी, तैयार है ना अभी। और जब आपने मंडी, मैं लुडन से लाया था, तो मेरे साथ 2-3 दोस्त थे। आपने ज़्यादा जल्दी तेज़ी नहीं करनी। अगर आपको 5 बछड़े मिले, 5 ले आए। ये नहीं कि मैंने 20 बछड़े लेने हैं तो 20 ही लेकर आने हैं। अगर आप इस काम में पड़ गए कि मैंने 20, अगर आपको बच्चे मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, मेरा किराए को देखेंगे आप अपने काम को टाइम को देखेंगे, तो आप किसी ना किसी चीज़ में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा सर, जब आप खरीदारी करते हैं तो इनका रेट क्या होता है? किस रेट में ये मिल जाए तो मुनासिब है? हम जब लुडन गए थे जी, मैंने लुडन से परचेज़ किए हैं। तो जब लुडन मैं गया था तो वो पहले मंडी में मैं फिरा हूँ 4-5 दोस्तों के साथ। तो जब हम पूरी मंडी फिरे हैं तो कोई आदमी हमें बच्चा देने के लिए 50-60 हज़ार से कम तैयार नहीं था। तो फिर हम बाज़ार, हम इधर से गए थे, पहली दफ़ा तजर्बा था, हम थक चुके थे। कुछ मेरा पहले भी रब्ता था फ़ोन नंबर पर आदमियों के साथ जो कंडे पे थे, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था बच्चों का, तो मैंने फ़ोनों पे भी रब्ते किए हुए थे। फिर मेरा वो कंडे वाले से रब्ता हुआ तो उसने कहा आए हम आपको बच्चे लेकर देते हैं। मैंने उनसे रब्ता किया है, तो उन्होंने मेरी पूरी हेल्प और रहनुमाई की। उधर कुछ हमसे लेने में हम थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, तो हमने बच्चे लिए जो हमें उधर बच्चे मिले 16।
तो वो हमने ले लिए। तो उसमें थोड़ी सी हमारे से जल्दी भी होगी, कुछ तजर्बा नहीं था उसमें, लेकिन जो अब एक्सपीरियंस आया है, जो तजर्बा हमें हासिल हुआ है, तो मैं लोग ये बताना चाहता हूँ कि कंडे पे जाना है, उधर का जो रेट चल रहा है इस वक्त 180, 185, 190, वो आपने वेट के हिसाब से चलना है। अगर आपका 240, 230 केजी वाला बच्चा, 250 केजी वाला बच्चा होगा, वो आपको 190 में मिल जाए, 200 में मिल जाए, वो वारे में आपको 190, 195 इधर रखें आप, क्योंकि बच्चा लाने के बाद उसके ऊपर अखराजात होते हैं। क्योंकि पहली बात जो आदमी बच्चा फार्मिंग करता है तो उसके ऊपर जो अखराजात होते हैं वो हम इधर नहीं शुमार करते, क्योंकि उसकी डिवर्मिंग भी करनी होती है, उसको थकावट के इंजेक्शन भी लगाने होते हैं, उनको खारिश के इंजेक्शन भी लगाने होते हैं, उनको मुंह खोर की वैक्सीनेशन भी करनी होती है, गलघोटू भी वैक्सीनेशन करनी होती है। फिर कोई कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो उस वक्त आदमी के जहन में नहीं रहता, कोई ऐसे कोई चोट लगी होती है, किसी को टेम्परेचर भी होता है जब कंडे पे चलाते हैं, तो कुछ बंदे के कोताहियाँ रह जाती हैं। तो आपने जो भी काम करना है ना, वो बड़ी खुश दिली से और इत्मीनान से करना है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके करना है। लेकिन इंशाल्लाह आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई करना भी चाहेगा ना तो आपको नुकसान नहीं होगा कुछ भी। मैंने लुडन से खरीदा था, कंडे पे बच्चे खरीदे थे, ये कोई 180 में खरीदे थे, कोई 190 में खरीदे थे, कोई 195 में खरीदे थे। टोटल मेरी एवरेज 197 पर 197 आ गई थी जी फी बच्चा। यहाँ फार्म तक लाने में सब कुछ बीच में अखराजात डालकर 197 रुपये फी बच्चा केजी के हिसाब से, वो मेरे पर केजी के हिसाब से। ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा था, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा, सारा कुछ टोटली खर्चा जी। अच्छा राव साहब, ये बताएं, जब आप बछड़े मंडी से फार्म में लेके आते हैं जी तो कौन कौन से इकदामात करते हैं और इनको डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन वगैरह कौन कौन सी करते हैं आप? सबसे पहले जब आपने उधर बच्चे खरीद लिए, बच्चे खरीदने से पहले तो आपने अपनी सिलेक्शन अच्छी करनी है कि बच्चे आपने लेने कौन से हैं। जो बच्चे आपने लेने हैं, जो मैंने आपको बताया, वो बच्चे लेने हैं। आपने जाने से पहले इधर से आपने इनके बैज बना लेने हैं, वो स्टिकर बना लेने हैं 1, 2। वो जो सस्ता काम बताता हूँ मैं आपको, महंगे काम में नहीं पड़ना, क्योंकि हमने ये रखने लाइफ टाइम तक नहीं रखने। हमने जो पेप्सी के ढक्कन होते हैं, कोक के ढक्कन होते हैं, उनको कूट के चौड़ा कर लेना है, उनके ऊपर पेंट से 1, 2, 3 जो बच्चा ले उसके वो स्टिकर डाल देना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, नंबरिंग कर देनी है। उधर ही आप नंबरिंग करके रजिस्टर के ऊपर हर बंदे का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, जिससे लेने हैं और कितने का लिया, किसका कितना वेट है। यहाँ तक आने में आपके पास एक एक चीज़ कैलकुलेट होनी चाहिए, फिर आपको नफ़ा नुकसान का पता लगेगा। ठीक है, जब आप उधर से बच्चे ले आए हैं, आप उधर ही थकावट के इंजेक्शन लगा दें, इधर उतारें, 2 दिन के बाद आप उनको खारिश वाले इंजेक्शन लगाएं। अच्छा, जब आपने बच्चे लाने से पहले आपने काम ये करना है कि इनके चारे का इंतज़ाम करना है। चारे का इंतज़ाम कैसे करना है कि क्योंकि भाई ये कहते हैं कि तूड़ी डालें, सुक्के पे पालें। मैंने तूड़ी भी ली, कुछ में से गलती ये हुई कि सैलेज को ज़्यादा करना चाहिए था, सैलेज का काम हमने तूड़ी ले ली। आप सबसे पहले जो उनका एरिया है ना, उसको सेट करें। एरिया का मतलब है कि जिधर बच्चों ने रहना है, जिधर रहائश है, उनके लिए एक पानी की खुली अंदर होनी चाहिए, उनकी सफाई का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। जब वो आए, उनकी जो खुरली है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए और चारों तरफ से उनकी वाइट वाश हुआ हो। वाइट वाश इतना खर्चा नहीं करना, आप चूना ले लें, एक आदमी को 200-400 रुपया दें, वो सारी जगह चूना मार दे। चूना आपके पास एक तोड़ा पड़ा होना चाहिए, जो पानी की खुरली है उसमें भी आप चूना मारें। और आने से पहले बच्चों की जिधर जिधर कोई आप जगह कीड़े कूड़े हों वो ना हो, उधर कोई ऐसी चीज़ ना हो, गंद ना पड़ा हो, ताकि बच्चों को आते कोई बीमारी ना हो। ये एक बड़ा, जब हम गोश्त के लिए तैयार करते हैं ना, तो हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है कि इनमें ये छोटी छोटी चीज़ें ना बीमारियाँ पैदा करती हैं, तो हमने उनको कंट्रोल करना है, उनको कंट्रोल करके चलना है, फिर हमें कामयाबी है। तो आने से पहले आप, जो मेरा तजर्बा है, वो आप सैलेज ले लें। पहले 5 से 10 दिन तक आपने इनको सब्ज़ चारा और तूड़ी और सैलेज मिक्स करके डालते जाना है। 10 दिन के बाद आपने जब सैलेड डालेंगे, सैलेज ले लें। आपका इंतज़ाम पूरा आपके पास पड़ा होना चाहिए। और ये काम है ज़रा पैसे वाला, क्योंकि जब बछड़ों पे भी आपने पैसे लगाने हैं, आपने अपने बिजनेस पे भी पैसे रखो, इसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर 15-20 बछड़े हों तो आपके पास 12-13 लाख रुपया होना चाहिए। अखराजात होते हैं, कोई बीमार भी रहता है, कोई
बेचना भी पड़ जाता है, कोई लेना भी पड़ जाता है। तो ये चीज़ें मद्देनजर रखनी सारी आपने। कोई भी कारोबार है, नफ़ा नुकसान होता है। ये पंजाबी लोग कहते हैं कि बुजुर्ग भैया कहते हैं कि पहले चट्टी फिर अट्टी फिर वट्टी। तो चीज़ ये है कि आपने कारोबार कोई भी करना है तो उसको ये नहीं करना कि यार नुकसान होगा छोड़ दें, नहीं, उसको सीखें, दूसरी मर्तबा करें। राज़िक अल्लाह ताला है, बीमारियाँ नफ़े नुकसान उसकी ज़ात के हाथ में है। तो ये समझ के अगर आप कारोबार को छोड़ देंगे ना तो आप कोई कारोबार नहीं कर सकते। हिम्मत के साथ और दिल लगी के साथ कारोबार करना है आपने। तो मैं अपने व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं वीडियोस, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी की बातों में मत आएँ। किसी के कोई परेशान करता है, यार आपको बचा नहीं, कुछ नहीं हुआ, यार ये नफा नुकसान, ये सारे अल्लाह ताला के पास है। तो आप परेशानी नहीं लेनी आपने। बस चीज़ें ये है कि आपने अपनी परचेजिंग अच्छी करनी है और आपने उनकी खुराक का ध्यान रखना है। खुराक के मतलब आप सैलेड डालें। जब आप सैलेड डालेंगे तो ये सैलेड ऑटोमेटिक सूखा भी है और इसके अंदर मकई का दाना भी है और इसके अंदर सारी प्रोटीन्स और जो इसके चीज़ें चाहिए इसको सब चीज़ें इसके बीच में है। फिर आपके वनडे के खर्चे भी कम हो जाएंगे। जिधर आपने 150 kg वाले बच्चे को 2 किलो डालना है, 250 kg वाले को 3 किलो डालना है वंडा, वो आपका वंडा कम हो जाएगा। जब वो आपका वंडा कम होगा, सैलेड डालेंगे, उनको उससे ज़्यादा खुराक मिलेगी और वो ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और वंडा आपका कम हो जाएगा, आपका सैलेज आपको सस्ता पड़ेगा। फी जानवर अगर मोल आप सैलेज खरीदेंगे किसी से भी, एक मन की गांठ वाला सैलेज आपको वो 8 रुपये पड़ेगा सैलेज, और जो बड़ी गांठ वाला नहीं, जो छोटी गांठ वाला है वो 9 रुपये किलो पड़ेगा सैलेज आपको, जो बड़ी गांठ वाला है वो 8 रुपये सैलेज किलो पड़ेगा। तो जो वो सैलेज आप लेंगे ना जी, तो वो सैलेज आपको क्योंकि सैलेज अभी मैंने डाला नहीं है, सैलेज का मतलब कि मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो सैलेज एक दिन में एक बच्चे को 7 किलो 8 किलो इतना सैलेज वो खाता है। हमने एक काम पहले अपना जो प्रॉपर होम वर्क करना है ना, इनका जब रजिस्टर बनाना है तो हमने सारी जो चीज़ें डेली बाय डेली इनको जो देनी है वो प्रॉपर अपना चार्ट बना के कि पर बच्चा 150 kg से ऊपर हमारा खर्चा ना हो। अगर हम 150 kg से ऊपर अपना खर्चा करेंगे तो हम लॉस में जाएंगे। अगर हम 150 kg से नीचे रहेंगे, हमने खर्चा अपना 150 kg तक रखना है। अगर हम 150 kg तक खर्चा रखेंगे तो हमें प्रॉफिट रहेगा। बाज़ आदमी होते हैं कमाद भी डाल देते हैं, बाज़ आदमी पट्ठे भी डालते हैं, वो खर्चे अगर गिने तो वो 150 kg से ऊपर चले जाते हैं। तो चीज़ यह कि जब हमने ये बिज़नेस करना है पूरा इसका मतलब कि इसको पूरा कैलकुलेट करके चलना है कि 150 kg तक हमारा खर्चा जाए, 150 से नीचे रहे, 140, 45, 50 इस दरम्यान रहे। और ना ये करना कि बचत करनी है। जब आप बचत करेंगे ना तो आपके बच्चों के ऊपर वो बचत पड़ेगी कि वो कम ग्रोथ करेंगे। आपने सैलेज ले लिया, आपने इनको वंडा 1 किलो डलेगा शुरू में पहले 15 दिन आपने आधा किलो वंडा डालना है इनको एक टाइम या नहीं, आपने ऐसे करना है। अगर आपके पास 16 बछड़े हैं जी सर, तो जो 16 बछड़े हैं उनको अगर आप सैलेड डाल रहे हैं, फी बच्चे को 5 किलो सैलेड डाल रहे हैं और 2 किलो सब्ज चारा डाल रहे हैं, साथ कोई किसी टाइम तूड़ी डाल रहे हैं 2 किलो, क्योंकि अब जो बछड़ों को हम तूड़ी डाल रहे हैं फिर बछड़े को 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक तूड़ी डल रही है ताकि इनके आगे सूखा पड़ा रहे हर वक्त। तो ये खाते रहें, खाएंगे, पानी पिएंगे तो ये फिर ग्रोथ करेंगे। तो शुरू में पहले 10 से 15 दिन आपने सैलेड वंडा जो है ना वो आधा किलो करना है इनका, ताकि इनके जिस्म में वो गज़ा और वो चीज़ें रस जाएं। ठीक है, अगर यकदम आप 2 किलो खुराक करेंगे तो इनकी ये तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि ये वो चीज़ हजम नहीं करेंगे। एक बात, दूसरी बात ये भी ख्याल करना है कि आपने इनकी जो फोसी है वो चेक रखनी है, आया कि वो सख्त तो नहीं है, रसगुल्ले टाइप सख्त, जो रसगुल्ला टाइप सख्त फोसी होगी वो बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, उसको खुराक नहीं लगेगी। आपने उसकी फोसी को ऐसे नरम होनी चाहिए, ये ऐसे नरम होनी चाहिए फोसी, ठीक है जी। अगर नरम होगी तो उसको गज़ा लगेगी और वो ग्रोथ करेगा। अगर वो सख्त होगी तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। आपने जो सख्त फोसी का है इशू, उसको आपने ऐसे कवर करना है कि हम मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं फी बछड़ा, मतलब कि आपने, मैं जो अपने तौर पे मैंने कैलकुलेट तो किया है, लेकिन आप 16 बछड़ों के लिए ना आधा किलो मीठा सोडा ले लेना है, वनडे में मिक्स करके, चोकर में मिक्स करके इनके आगे डाल देना है, 5 से 6 दिन डालना है, फिर आपने रुक जाना है। जब ये फोसी इनकी ठीक हो जाएगी 5 से 6-7 दिन फिर छोड़ देना आपने, डेली नहीं डालना इनको।
ठीक है। तो आपने ये चीज़ें डाल देनी है। तो जब आप डालेंगे इनकी फूसी ठीक हो जाएगी, ग्रोथ शुरू कर देंगे, आप देखेंगे इनके जिस्म में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा।